गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, किस चीज़ की बात की थी हमने देखा कि आपके जो ईथर थे उनके फॉर्मेशन के मेथड थे, ईथर के बनाने की विधियां देखी थी। अब हम बात करते हैं पहले तो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे? ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ईथर के भौतिक गुण। हम किसकी बात करेंगे? ईथर के भौतिक गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ईथर होता है, जो हमारा ईथर होता है, ये क्या कहते हैं? इसको कलरलेस होता है, रंगहीन और मीठी गंध वाला। द्रव भी हो सकते हैं और ये निम्नतर सदस्य क्या होते हैं? गैस होते हैं। हमने क्या कहा कि इसकी जो स्मेल होती है वो मीठी गंध होती है। उसके बाद में क्या कहा कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये बहुत ज्वलनशील होता है। ये क्या होता है? ये ज्वलनशील प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है? ज्वलनशील प्रकृति का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईथर हमारे क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं। वह जल में अविलय। जल से हल्के एवं जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं कि ये किस में विलय होते हैं? अल्कोहल में क्या होते हैं? ये विलय होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये किस में विलय होते हैं? अल्कोहल में विलय होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमने क्या कहा कि पहली बात तो ये रंगहीन होते हैं। उसके बाद में इसकी गंध कैसी होती है? मीठी गंध वाले होते हैं। ये द्रव भी होते हैं और कुछ गैस भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? इनमें गैस भी होते हैं। इसके बाद में क्या बात करते हैं कि ये ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, जल से हल्के होते हैं, लेकिन जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। अल्कोहल आदि में ये क्या होते हैं? कार्बनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल, बेंजीन आदि में ये क्या होते हैं? विलय होते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हम एक ईथर लेते हैं, कौन सा? इथॉक्सी इथेन। क्या लेंगे? इथॉक्सी इथेन, C2H5O एंड C2H5। जब हम इसकी बात करते हैं इथॉक्सी इथेन की, जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो कितना होता है? 360 केल्विन के आसपास होता है। मतलब कि ये क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? वाष्पशील द्रव है। अगर द्रव है तो वो भी क्या होता है? जल्दी से क्या हो जाता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने क्या देखे? ईथर के भौतिक गुण। ये क्या देखे? ईथर के भौतिक गुण। अब मैं बात करता हूँ, इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे कि ईथर की संरचना पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ईथर की संरचना, कि ईथर दिखने में कैसा होता है। सॉरी, दिखने में क्या? ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसका sp3 संकरण होता है, एवं इसकी आकृति कैसी आकृति होती है? वी आकृति होती है, वी शेप होती है, वाटर की जैसी होती, जस्ट लाइक H2O। देखिए, बात करते हैं, हम जब बात करते हैं वो ईथर की, तो हम क्या कहेंगे कि ये ईथर, और ये क्या है? इसमें दो लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन का संकरण क्या होता है? sp3 संकरित ऑक्सीजन है। ये कौन से संकरण होता है? इस ऑक्सीजन का sp3 संकरण होता है। अब मैं बात करता हूं कि sp3 संकरण के लिए आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे लिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ क्या है कि हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी के अनुसार लोन पेयरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, क्या कहते हैं? लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल में क्या आती है? कमी आती है। तो ईथर का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ईथर का बॉन्ड एंगल क्या आता है? 109 डिग्री से क्या आता है? ज्यादा आता है। 109 डिग्री से क्या आता है? ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि ये दोनों R के क्या होते हैं? बल्कि ग्रुप है। ये दोनों R क्या होते हैं?
बल्कि ग्रुप मतलब बड़े समूह है, और बड़े समूह के कारण इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। इनमें क्या होता है, रिपल्सन, और उसी रिपल्सन के कारण ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या लूं, C2H5 इथॉक्सी इथेन लेते हैं, तो हम बात करते हैं जो बॉन्ड एंगल हमारा ऑक्टेन होता है वो कितना ऑक्टेन होता है, 110 डिग्री। हम बात करें कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्या होगा, एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे इनके क्या होता है कि हम क्या कहेंगे कि वैसे वैसे बॉन्ड एंगल, बंद कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कि हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हम किसकी बात करेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, भौतिक गुण। अब हम इसकी बात करते हैं रासायनिक गुणों की, कि ईथर कैसी कैसी अभिक्रियाएं देगा, ईथर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमें देता है। ओके, तो देखिए बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईथर कितने टाइप की रिएक्शन देता है, हमें ईथर कितनी प्रकार की रिएक्शन देता है। तो पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो एल्किल समूह होते हैं उनमें ये क्या देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरी बात करते हैं हम कि रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एटम, रिएक्शन ड्यू टू कि जो ऑक्सीजन एटम होता है ईथर में, इथरिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं उसको, उस ऑक्सीजन के कारण हमें क्या मिलती है, कुछ रिएक्शंस मिलती हैं। उन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन क्या होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के कारण होती है। क्या कहेंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन के कारण कुछ अभिक्रियाएं हमें प्राप्त होंगी। इसके बाद में जब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे, और क्या लिख देते हैं, अदर रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें अदर रिएक्शन आती है वो। हम तो इस प्रकार हम क्या पढ़ेंगे कि ईथर की चार अभिक्रियाएं, चार अभिक्रियाओं में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कुछ नहीं है, देखिए क्या कहेंगे कि हम ईथर की अभिक्रिया जब हैलोजन से अंधेरे में करवाएंगे एक बार तो, और एक बार हम कहाँ करवाएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। एक तो हम क्या करवाएंगे, अंधेरे में करवाएंगे, और एक प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या मिलता है, देखिए हम क्या कहेंगे कि एक हमने क्या लिया, CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, X2, और X बराबर क्या हो सकता है आपका Cl या Br। और ध्यान रखना ये कहाँ करवा रहे हैं हम, डार्क में, अंधेरे में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हम अंधेरे में ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, CH3 CH XO CH2 CH3। इसको हम क्या कह देते हैं कि अल्फा हेलो इथॉक्सी इथेन, या फिर अगर मान लीजिए R ले ले तो हम क्या कह देंगे, अल्फा हेलो ईथर प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त है, अल्फा हेलो ईथर। अगर मान लो हेलोजन और है, या हम क्या कहते हैं कि हेलोजन की क्या ले लेते हैं, हम एक्सिस में ले लेते हैं, हेलोजन को हम क्या ले लें, आधिक्य में लेते हैं, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3 CH XO CH X और CH3। इसका मतलब अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर, मतलब दोनों अल्फा स्थितियों पर क्या आ जाते हैं,
हेलोजन आ जाते हैं। अगर हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, डार्क में, मतलब डार्क का मतलब अंधेरे में करवाते हैं, और यही रिएक्शन मैं किस में करवा दूं, डार्क की जगह में क्या ले लूं, लाइट या सनलाइट, और वही हेलोजन, और X बराबर क्या है हमारे Cl या Br। तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है, CH3, CH2O, CH2 और CH3। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि सारे ही हाइड्रोजनों को कौन रिप्लेस कर देते हैं, आपके हेलोजन द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सभी हाइड्रोजनों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, Cl के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कोई दिक्कत, हाँ कोई समस्या नहीं। पहली हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं कि एक अभिक्रिया, हम ईथर की अभिक्रिया अंधेरे में हेलोजन के साथ करवाते हैं तो हमें अल्फा हेलो ईथर या फिर अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर प्राप्त होते हैं। अगर हेलोजन ज्यादा अमाउंट में है तो दोनों अल्फा पोजीशनों पे आ जाएंगे। और अब हम क्या बात करेंगे कि हेलोजन की अभिक्रिया ईथर से हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, और जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या होगा, सभी हाइड्रोजन हमारे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, और उनके स्थान पर क्या आ जाता है, हेलोजन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ईथरिक ऑक्सीजन, उसके कारण कोई रिएक्शन। देखिए पहली बात तो जो ईथर होता है उसके ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ईथर के ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित है, लोन पेयर, और इन्हीं लोन पेयर्स के कारण, इन्हीं लोन पेयर के कारण जो आपका ईथर होता है वो लेविस बेस की तरह, लुईस क्षार की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखता है। ठीक है, तो ये किसी को भी क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और क्या बना देता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजन आबंध का निर्माण करता है। देखिए हम कैसे बात करते हैं कि हम कहेंगे कि ये आपका ईथर है, ROR, इस पर क्या है, मान लीजिए एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर, ये किसके साथ रिएक्शन कर ले, BF3 के साथ। अब हमको पता है कि BF3 का क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, उपसहसंयोजन आबंध का निर्माण करते हैं। ये किसका नाम निर्माण कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। देखो अब मैं क्या बात करूंगा नेक्स्ट, कि हम बात करें कि आपका ईथर लेते हैं C2H5O, इथॉक्सी इथेन, ये क्या करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ओजोन की उपस्थिति में, हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ओजोन की उपस्थिति में, ये हमारे किसका निर्माण कर देता है, पेरोक्साइड का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, पेरोक्साइड का निर्माण करता है। कैसे, C2H5O CH3, और किसका निर्माण कर देता है, ये पेरोक्साइड का निर्माण करता है। जब हम बात करते हैं ईथर का अभिक्रिया ऑक्सीजन या ओजोन से करते हैं, ईथर ऑक्सीजन या ओजोन से अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है, पेरोक्साइड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, पेरोक्साइड प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन विदलन के कारण अभिक्रिया, और यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। उसमें पहली हम पढ़ेंगे हाइड्रो हैलाइड के साथ अभिक्रिया, और उसको हम किस प्रकार से जीसल विधि द्वारा पृथक करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म कहाँ हो रही है, SN2 मैकेनिज्म कहाँ हो रही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। तीसरी हमारी रिएक्शन कौन सी आएगी, हाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, और उसी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो उसमें हम पढ़ेंगे
कि हम कहेंगे कि ईथर की रिएक्शन हम किससे करवा दें, ईथर की रिएक्शन जब हम किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं या हेलो अम्लों से करवाएंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है कि एक तो अल्कोहल बनता है और एक क्या बनेगा हमारे पास, एल्किल हैलाइड बनता है। एक तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, अल्कोहल ऑब्टेन होता है और एक एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होता है। अब मान लीजिए कि ये तो कौन सा सिंपल ईथर है, तो कहीं से बॉन्ड क्लीवेज करवाइए, आप चाहे यहां से करवाओ चाहे यहां से करवाओ। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरा कंपाउंड कैसा हो, इसकी रिएक्शन मैं HX से करूं, इसकी रिएक्शन मैं किससे करूं, HX से करूं, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और अगर मैं मान लीजिए ऐसा कंपाउंड लेता हूं, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, और एक क्या लेंगे हम, तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए अभी मैं एक बार केवल उत्पाद लिख देता हूं, एक बार मैं क्या लिख देता हूं, आपका प्रोडक्ट लिख देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं, ये उत्पाद हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब मैं ये उत्पाद लिखूंगा इस वाले के लिए, तो ध्यान रखना ये बनाया मैंने, और जब इनकी बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, देखिए ये क्या सिस्टम है कि जब आपने सर ये बनाया, एक मिनट, यहाँ कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 का मतलब पहले H प्लस का अटैक, देन X माइनस कहाँ से अटैक करेगा, इस साइड से, और हमें क्या ऑब्टेन होता है, देखिए हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे पता चला कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा और कौन सा बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटता है और कौन सा नहीं टूटता है। इसके लिए देखो, तो हम इसको किस प्रकार से डिस्टिंग्विश करेंगे, विभेदित करेंगे, कि यहां तो हम कहते हैं कि सर आपने ये वाला बॉन्ड क्लीवेज किया, यहां हमने ये वाला, और यहां ये वाला, तो इसका क्या रीजन है, कैसे करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म, हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म, कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसकी बात करता हूं, कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कौन सा ईथर है 3 डिग्री, ये कार्बन क्या हो 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री कार्बन है। हम क्या देखते हैं, जो हमारा बड़ा समूह है वो अगर हमारा 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है तो SN2 मैकेनिज्म होती है, कौन सी होती है, SN2, और जब 3 डिग्री होता है तो SN1 मैकेनिज्म होती है। तो देखेंगे इसको जीसल मेथड से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, इसको कैसे मेथड से हम सेपरेट करते हैं, जीसल विधि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जीसल विधि कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं, एक बार मैं लूंगा SN1 मैकेनिज्म, एक बार मैं लूंगा SN2 मैकेनिज्म। पहले हम SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कि SN1 जो मैकेनिज्म होती है, क्रिया विधि,
तो SN1 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और कार्बोकैटायन कौन सा होना चाहिए? मोर स्टेबल। तो हम क्या कहते हैं कि जब SN1 मैकेनिज्म होती है, जब क्या होगी SN1 मैकेनिज्म, तो उसमें क्या बनता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और हम इसमें मोर स्टेबल किसको मानेंगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन को भी मोर स्टेबल नहीं मानते हैं। तो देखिए CH3 C CH3, ये है। इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊं? HI से। तो हम क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है? देखिए जब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो हम क्या कहेंगे कि CH3 C CH3 ये क्या करता है? बॉन्ड क्लीयरेंस होता है, बंध टूटता है, और हमें क्या ऑब्टेन होता है? एक कार्बोकैटायन। और एल्कोक्सी ग्रुप मैं बात करता हूं कि इस कार्बोकैटायन से कौन रिएक्शन करता है? कि हमारा जो HI है वो किस किस में टूटेगा? H प्लस और I माइनस। तो I माइनस तो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। और H प्लस कहाँ अटैक करता है? यहाँ पे। और हमें क्या ऑब्टेन होता है? टर्सरी तो हमें क्या मिलता है? एल्किल हैलाइड मिलता है। और हमें क्या मिलता है? एक एल्कोहल मिलता है। और एल्कोहल कैसा मिला? प्राइमरी, प्राथमिक एल्कोहल। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारा एक कार्बन भी, अगर इन दोनों कार्बनों में से एल्किल ग्रुप में से क्या हो, तृतीय कार्बन होता है, एक भी कैसा है हमारा? तृतीय कार्बन है, तो हम क्या कहते हैं कि वहां कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SN1 मैकेनिज्म। वहां कौन सी क्रियाविधि होगी? SN1 क्रियाविधि। अब बात करते हैं कि SN2 क्रियाविधि कब होती? तो हम कहेंगे SN2 के लिए क्या कहेंगे कि अगर एक भी कार्बन कौन सा नहीं है? 3 डिग्री। एक भी कार्बन कौन सा नहीं है? 3 डिग्री, या दोनों 1 डिग्री है, या 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? SN2। तो हम किस क्रियाविधि का उपयोग करेंगे? SN2 का। देखिए SN2 क्या है, या SN2 में क्या होता है, बातें करते हैं। देखो हम क्या कहेंगे? CH3O C2H5। हमने ये बात कही कि अब हम क्या करेंगे, इसकी जब रिएक्शन किससे कराऊं? HI से। तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है? हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट आता है? एक तो CH3I और एक C2H5OH। जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, जब हम इसकी क्या देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए सबसे पहले CH3O C2H5, इस पर किसका अटैक होगा? H प्लस का अटैक होगा। और क्या बनता है? CH3O H पॉजिटिव एंड C2H5। अब हम क्या करेंगे कि हमारा I माइनस का अटैक होगा। किसका अटैक होगा? मैं कहूंगा I माइनस का आक्रमण होगा। अब देखो I माइनस कहां से आक्रमण करेगा? जहां से उसको क्या मिलेंगे? कम बल के ग्रुप मिलेंगे, मतलब उसको त्रिविम बाधा जहां से कम प्राप्त होगी। अब त्रिविम बाधा किधर से कम प्राप्त होगी? इधर से या इधर से? हाँ देखो इसको मैं लिखता हूं सही कि आक्रमण वो इस कार्बन पर करेगा, तो इस पे हमारे पास क्या है? एक H और एक CH3। लेकिन जब इस कार्बन की हम बात करें, तो इस कार्बन पर तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे बल की ग्रुप कम है, जबकि यहाँ बल की ग्रुप ज्यादा है। तो ये कहां से आक्रमण? इधर से आक्रमण, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। और हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिला? एक तो
मिथाइल हाइड्राइड, और एक हमें क्या मिलता है, इथेनॉल प्राप्त होता है। एक हमें क्या प्राप्त होगा, इथेनॉल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, यही है हमारा क्या कि जीसल मेथड या जीसल विधि। जीसल विधि हम इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं कि कहाँ SN1 मैकेनिज्म हो रही है, कहाँ SN2 क्रिया विधि हो रही है, कहाँ SN1 हो रही है और कहाँ क्या हो रही है, हमारी SN2 क्रिया विधि हो रही है। ओके, कोई समस्या नहीं। तो देखिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, इसी में एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपके पास हेलो एसिड ही क्या हो, अलग अलग प्रकार के, तो हम कहेंगे कि HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr और HCl। तो हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा कि HI के लिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, फिर HBr के लिए और फिर HCl के लिए। ये क्रिया विधि है, ध्यान रखना इस चीज को, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। हम किसके साथ बात करेंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखो जब हम बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, जल के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इनके साथ क्या क्या हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। और ये ईथर में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, एक ही चीज पढ़ते हैं हम, सबसे ज्यादा क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी इथेन पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, इथॉक्सी इथेन। तो हम सेकंड बात क्या करते हैं कि जब हम इथॉक्सी इथेन की रिएक्शन, इथॉक्सी इथेन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, एक जगह से यहां से बॉन्ड क्लीवेज और एक यहां से बॉन्ड क्लीवेज। एक का तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक का यहां से। तो हम क्या कहते हैं कि एक तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है, एक तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, एस्टर मिलता है, और एक हमें क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड C2H5Cl। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से या एसाइल क्लोराइड से करवाने पर एस्टर एवं एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। ओके, इसके बाद में हम जब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, हम क्या कहेंगे कि ईथर के जल अपघटन से, ईथर के जल अपघटन से हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ईथर के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात देखिए कि जब हम क्या करेंगे, ईथर की रिएक्शन, ईथर की रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। हम किससे करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो यहाँ पे भी यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज और इसमें भी यहाँ से। अब ध्यान रखना कि हम क्या करें कि आप सोचो सर इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, नहीं, हमें क्या करना है, दोनों प्रोडक्टों में दो दो ऑक्सीजन होनी चाहिए। जैसे इसके साथ आ गई, इसके साथ एक है, ये वाली नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और हमें क्या ऑब्टेन होते हैं, दो अणु किसके प्राप्त होंगे, ईथर के, सॉरी एस्टर के प्राप्त होते हैं। दो अणु किसके प्राप्त होंगे, एस्टर के प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया इसकी कौन सी होगी, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम क्या कहेंगे कि ईथर का मैं क्या करवा दूं, अपचयन। मैं क्या करूं, नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है C2H5O C2H5, इसका मैं अपचयन कर रहा था सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति में। क्या कहूंगा, सोडियम और अमोनिया की उपस्थिति में,
लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो एल्केन और एक क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। हमें क्या प्राप्त होंगे, एक तो एल्केन प्राप्त होता है और एक हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत? ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं इसकी कि हमने बात की, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो रहा था, कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन हो रहा था। हमने क्या कहा, कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है। नेक्स्ट देखिए इसकी जो लास्ट रिएक्शन थी, हमने क्या कहा था कि अन्य अभिक्रियाएं, हमने क्या कहा था, अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में इसकी दो रिएक्शन है कि एक तो इसका क्या करवाते हैं, दहन कराएं, कंबसन कराएं। वही कंबसन से हमें क्या प्राप्त होंगे, CO2 और H2। क्या प्राप्त होते हैं, CO2 और H2। या फिर कंबसन न करवा के मैं क्या कर दूं कि हम क्या करवाएं, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होंगे, एस्टर। देखिए मैं क्या बात करूंगा कि ईथर की अभिक्रिया BF3 की उपस्थिति में, लुईस अम्लों की उपस्थिति में हम जब किससे करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाता है, इंसर्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाता है, इंसर्शन। बॉन्ड में क्या होता है, वो घुस जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं, ये हमारा क्या है, ईथर। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या कहते हैं, हमें क्या ऑब्टेन होगा, C2H5O, C डबल बॉन्ड O। और तो हमने क्या कहा कि इस बॉन्ड में, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इनका क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, इस बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट कि हम क्या कहें कि जब ईथर की, क्या करेंगे, ईथर को जब वायु की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ईथर को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये हमें क्या देता है, CO2 और H2O। हमें क्या देता है, CO2 और H2O। बैलेंस कर लेना, 4 5 कितनी होगी, 4 दूनी 8 और 5 13, तो ये 6। इनको आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमने किसकी बात कर ली, पूरे ईथर की बात हो गई हमारा कि हमारा ईथर क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या है और उसके रासायनिक गुण क्या है। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं ईथर क्या जैसा एक, अगर मैं बात करूं कि ये तो हमारे कैसे थे, ओपन चेन, और अगर ऐसा कंपाउंड हो तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक ईथर, इपोक्साइड या ऑक्सीरेन। क्या कहेंगे, ऑक्सीरेन। ऑक्सो वर्ड होता है जब हम बात करते हैं हेटेरोएटॉमिक साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की, तो हम बात करते हैं कि ये ऑक्सो वर्ड है। ये ऑक्सा वर्ड किसके लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए। इर वर्ड किसके लिए होता है, इर वर्ड होता है 3 मेंबर रिंग के लिए। और एन लगाते हैं हम किसके लिए, सैचुरेटेड 3 मेंबर रिंग के लिए। ये इसके नोमेनक्लेचर होते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीरेन क्या है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। और ऑक्सीरेन क्या है, हमारे लिए एक साइक्लिक क्या है, ईथर है। बात करते हैं ऑक्सीरेन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीरेन है, ये जो क्या है, ऑक्सीरेन है, इसको हम क्या कहते हैं, इपोक्साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इपोक्साइड कहते हैं। अब ईथर खत्म, इसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, इपोक्साइड। देखिए इपोक्साइड क्या, ये देखिए हम बात करते हैं इपोक्साइड। जो इपोक्साइड स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहेंगे, कि
हम क्या कहते हैं कि ये हमारी इपॉक्साइड है, ये क्या है हमारी इपॉक्साइड है, कोई दिक्कत, एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। अब हम बात करें कि ऐसा ना हो कि हमारी सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, ये इपॉक्साइड्स की स्ट्रक्चर है, ये किसकी संरचनाएं हैं, हमारी इपॉक्साइड की संरचना है, कोई दिक्कत। इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, मैं ये बात कर चुका हूं। इसका यूपीएससी नाम क्या है, ऑक्सीरेन। ये सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड है कि हम क्या कहते हैं कि इनको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम बात इसकी करेंगे कि बनाने की विधियां। तो इसको बनाने की दो विधियां, पहली विधि देखिए, ध्यान से देखना कि जब हम बात करते हैं कि हम एल्कीन की रिएक्शन मैं किससे करवाता हूँ, एल्कीन की रिएक्शन मैं करवाता हूँ मान लीजिए पर एसिड जैसे CH3 CF3, ये सभी क्या है, पर अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। उसके अलावा इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं MCPBA। क्या बोलते हैं, MCPBA। तो हम क्या कहते हैं, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। हम इसको क्या कहते हैं, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड कहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड भी कहते हैं। अब देखिए, जब इसके साथ हम अभी क्रिया करवाते हैं, इनमें से कोई सा भी पर एसिड हो सकता है, इनमें से कोई सा भी क्या होगा, पर अम्ल होता है। तो हमें क्या मिलती है, तो हमें क्या ऑब्टेन होते हैं, इपॉक्साइड प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं, इपॉक्साइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इपॉक्साइड की जब हम बातें करेंगे तो इसकी सबसे खास बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप एल्कीन कैसी भी लो, आप एल्कीन अगर सिस लेंगे तो हमें इपॉक्साइड भी कैसी ऑब्टेन होती है, सिस ऑब्टेन होती है। और अगर हम इपॉक्साइड एल्कीन कैसी लेंगे, ट्रांस एल्कीन लेंगे। अगर हम कैसी एल्कीन लेंगे, ट्रांस एल्कीन लेंगे, तो हमें इपॉक्साइड भी कैसी ऑब्टेन होती है, ट्रांस प्राप्त होती है। कुछ नहीं, क्या कहेंगे हम कि एल्कीन की स्टीरियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। एल्कीन की जो स्टीरियो रहती है, त्रिविम व्यवस्था, उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है। देखिए, वो तो हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे तभी भी बता देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये एल्कीन लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड C, तो हम क्या करेंगे कि हम सिस एल्कीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, पर एसिड। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा, पर एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ। तो पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें क्या होता है, CH3 CH CH3 CH और मतलब हमें कौन सी ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है, सिस ऑक्सीजन। और अगर मैं एल्कीन कैसी ले लूं, अगर मैं एल्कीन लेता हूं ट्रांस, और वही पर एसिड की रिएक्शन की प्रेजेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें जो ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है, हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो भी कैसी प्राप्त होगी, वो भी हमें क्या कहते हैं कि वो भी हमें कैसी प्राप्त होती है, ट्रांस ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें कैसी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ट्रांस ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको बनाने की। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रही है, हम इसमें बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो देखिए, जब हम क्रियाविधि के बारे में कहेंगे तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इसमें हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। हमें जो ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी, ऑब्टेन होती है, वो कैसी ऑब्टेन होगी, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है। मतलब क्या कहेंगे, एक चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है।
देखिए, और वो भी कैसी 5 मेंबर होती है, वो भी कैसी होती है 5 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था चक्रीय कैसी प्राप्त होती है। देखो कि मैं कहूं CH3 C डबल बॉन्ड O N OH, ये है हमारा। इसकी रिएक्शन हम किससे स्टार्ट करवा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी क्या है एल्कीन है, ये हमारी क्या है एल्कीन है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहते हैं, इसको मैं ऐसे न लिख के मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, तो देखिए होगा क्या, H इधर न लेके मैं किधर ले लूं, मानो कि H का मान ले हम कि ये बॉन्ड यहाँ, सॉरी ये यहाँ, ये यहाँ और ये ऑक्सीजन इसमें इंसर्शन हो। देखिए एक मिनट में कहता हूँ आपसे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हम ये जो हमारी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है हमें, वो मैं कहूँगा कि ये O और ये H। तो हम क्या कहेंगे कि देखो ध्यान से देखना, ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, ये यहाँ पे रिएक्शन इसका इससे बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि ये बॉन्ड टूटता है, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और हमें कौन सी, देखो हमें कैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। उसमें हम क्या कहेंगे कि ये हमारा C एक O है और ये क्या है H के साथ क्या कर रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या कहूँगा कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ हमारा बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है टूट रहा है। देखो हमें क्या हुई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती, मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बॉन्ड टूटता है और हमें इससे क्या ऑब्टेन होगा कि एक तो हमें क्या मिल गया वही CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हमें क्या हुआ, हमें इपॉक्साइड मिलती है, हमें क्या मिली प्राप्त हुई इपॉक्साइड प्राप्त होती है। और इपॉक्साइड, अब देखिए यहाँ कोई स्टीरियम तो चेंज आया ही नहीं, हम क्या कहेंगे कि यहाँ किसी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार से ये बॉन्ड चेंज हो ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ जो स्टीरियो होती है, यहाँ जो स्टीरियो होती है वो क्या रहती है मेंटेन रहती है, यहाँ जो स्टीरियो होती है वो क्या रहती है मेंटेन रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या कहेंगे कि देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। पहली रिएक्शन में कोई दिक्कत, हम यही कह रहे थे कि ये कौन सी है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, हमारी चक्रीय क्या है संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। अब इसके बाद में हम रिएक्शन देखेंगे। देखो नेक्स्ट बात करता हूं कि मैं एल्कीन की रिएक्शन में किससे कर दूं हाइपोक्लोरस से HOCl या HOBr से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा कि एक पे तो OH और दूसरे पे Cl। जब हम इससे क्या करवा देंगे
बेस की उपस्थिति में रखते हैं, क्षार की उपस्थिति में, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें क्या प्राप्त होंगी, हमारी वही इपोक्साइड प्राप्त होती है। देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं सबसे पहले कि जब आप क्या करते हो, एल्कीन की रिएक्शन हाइपोक्लोरस या हाइपोब्रोमस किसी से भी करवाएंगे, हमें क्या प्राप्त हुआ, अल्फा हेलो जो भी अल्कोहल है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहां से OH माइनस, बेस क्या करेगा, यहां पे क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा और ये OH माइनस ले गया तो क्या बाहर निकल गया H2O, और हमें क्या ऑब्टेन होता है कि मान लीजिए ये क्या है मेरा O माइनस, और ये घूम के जो आपका हेलोजन है वो यहां आ गया, क्योंकि आपको पता है हमेशा अटैक कहां से होगा, बैक साइड होगा। तो अब इस बॉन्ड पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। अब इस बॉन्ड पे क्या हो सकता है, घूर्णन हो सकता है ना भाई, रोटेशन हुआ और मान लीजिए ये Cl कहां से लग गया, बैक साइड में, तो अब क्या होगा, Cl का अटैक, NGP कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, NGP, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ, ये यहां बॉन्ड बनाती है। इस प्रकार हम क्या कहते हैं, हमारी इपोक्साइड की ये है, क्या कहेंगे, इपोक्साइड के फॉर्मेशन के मेथड है, इपोक्साइड बनाने की विधियां। अब देखते हैं कि इपोक्साइड की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ इपोक्साइड की हम बात करेंगे कि जो ये आपकी इपोक्साइड है ये खुलेगी, ये क्या करेगी, इपोक्साइड बनी है तो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उनमें क्या होगा कि वलयका क्या होती है, खुलती है, वलयका खुलती है, ओपन होती है, रिंग क्या होगी आपकी, ओपन होगी, और इसी ये दो टाइप से ओपन होती है। ये कितने टाइप से ओपन होगी ये देखेंगे, बस अपने को बस इतना सा देखना है कि ये जब अम्लीय माध्यम में ओपन करेंगे तो क्या होगा, और क्षारीय माध्यम में कराएंगे तो क्या होगा। देखिए हम क्या कहते हैं कि हम रिएक्शन लेते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन, रिंग ओपनिंग, हम क्या कहेंगे, रिंग ओपनिंग, वलय की खुलने की वाली अभिक्रिया, वलय खुलने वाली अभिक्रिया, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैं क्या कहूंगा, पहली हम बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित, हम क्या कहेंगे कि हम किसके प्रेजेंस में कर लेते हैं, एसिड के प्रेजेंस में, हम किसके प्रेजेंस में रिंग ओपन करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में। जैसे बात करता हूं ना कि ये आपकी रिंग है, ये हमारी क्या है, इपोक्साइड रिंग है, और ये इस पे क्या लगा है, एक मेथल्स, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं H+, और सेकंड हम क्या ले लेते हैं, हमारा C2H5OH, या फिर जो भी आपको न्यूक्लियोफाइल लेना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, जैसे ROH ले लेता हूं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं। अब देखिए जब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, हम किसकी बात करेंगे, इसमें हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसमें हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिलता है, देखिएगा हमें ये प्रोडक्ट मिला, हमें क्या मिला, और ऐसे भी ना लिख के मैं इसको ये लिखूं, ये और अच्छा काम। देखो अब मैं बात करता हूं कि ये प्रोडक्ट कैसे मिला, हमें किस प्रकार से मिलता है, तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या कहूंगा कि सबसे पहले H+ कहां अटैक करेगा, अब बात करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है
ओ आर माइनस। अब ओ आर माइनस अगर यहां अटैक करे तो क्या, और यहां अटैक करेगा तो अलग। तो ध्यान रखना कि जब हम कौन सी रिएक्शन लेंगे, अम्ल उत्प्रेरित रिएक्शन लेंगे। हम कौन सी लेंगे, अम्ल उत्प्रेरित। तो अम्ल उत्प्रेरित में जो हमेशा नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो बल्कि एरिया पे होगा। वो कहाँ होता है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पे होता है। ध्यान रखना इस चीज को कि ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर आक्रमण करेगा और ये बॉन्ड ओपन। और हमारा प्रोडक्ट कि ये तो OH OR और ये CH3। अब मैं बात करता हूँ इसमें कुछ स्टीरियो की बात कर लें। हम किसकी बात करें इसमें, मान लीजिए मैं किसकी बात कर दूं, थोड़ी सी स्टीरियो देख लेते हैं। स्टीरियो कैसी होगी कि मैंने ये क्या किया सर, आपने मैंने कहा था ना अभी कि ये ऊपर हो तो अच्छा है, इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कि यहाँ कौन सा एडिशन होगा, एंटी होगा, सिन होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, इन चीजों की बात करते हैं। तो देखिए मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मैं ये एल्कीन हूं, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं, पर एसिड से। हम किससे करवा दें, पर एसिड से। पर एसिड से जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, मान लीजिए जो रिंग ऑक्साइड रिंग बनी वो मेरी कहाँ बन गई, वेज पे। इपॉक्साइड रिंग कहाँ बनी, वेज पे बनी। और डैश पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। डैश पे क्या है, हाइड्रोजन। अब मैं बात करता हूं कि मैं क्या करूं, एसिडिक मीडियम में क्या कराऊंगा इसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ना करा के मैं कुछ भी करवाता हूं, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा दो, O O और H और पॉजिटिव H। अब मैं क्या बात करूंगा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लीजिए OH ही ले लेते हैं हम, कैसा ले लेते हैं, OH न्यूक्लियोफाइल। अब OH न्यूक्लियोफाइल इस वेज पे अटैक करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो अटैक कहां से करेगा, डैश से अटैक करेगा। वो अटैक कहां से करेगा, हमेशा डैश से। अगर वेज को तोड़ना है तो डैश से, डैश को तोड़ना है तो वेज पे, अगर किसी बॉन्ड इधर वाले को तोड़ना है तो पीछे से। हमेशा आक्रमण बैक साइड से होता है, हमेशा आक्रमण कहां से होता है, बैक साइड अटैक होता है। अब जैसे ही OH ने कहां से आक्रमण किया, वेज से, तो OH कहां पे चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। देखिए डैश, ये OH तो कहां था, वेज पे, और इसने आक्रमण कहां से किया, डैश से आक्रमण किया। तो ये OH कहां आ गया हमारा, डैश पे आ गया। ये OH हमारा कहां आ गया, डैश पे आ गया। तो हमें कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एंटी। हमें कैसा एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, एंटी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं सीधी, हम स्टीरियो रिएक्शन न लिख के हम सीधा क्या लिख दें कि ये लीजिए भैया कि हमें तो प्रोडक्ट बता दीजिए, हमें क्या उत्पाद इससे प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा लीड टैंक ये है, इसकी मैं कराता हूं पहले पर एसिड से रिएक्शन, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, H2SO4 एंड HBr। H2SO4 का मतलब क्या है कि अम्लीय आपको करवाना है। कैसे करवाना है, अम्लीय। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो हमारी 5 मेंबर रिंग होगी, ओके। इस पे एक पे तो क्या हो जाएगा OH और दूसरे पे क्या आएगा Br। एक वेज पे आएगा तो दूसरा हमेशा किस पे आएगा, डैश पे आएगा। एक वेज पे आएगा तो दूसरा किस पे आएगा, डैश पे आएगा, ओके। अब मैं बात करता हूं, ये हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन हुई कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब हम किस में बात करेंगे कि हम रिंग ओपनिंग करवाएंगे बेसिक मीडियम में। हम किस मीडियम में करवाएंगे, बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग करवाएंगे। तो देखिए बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग कैसे होगी,
जैसे वही लेता हूं मैं तो कि हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, वही सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन है। इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, अल्कोहल से, और मैं क्या ले लेता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेसिक मीडियम में जब हम करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा कि मैं कहूंगा OH, हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसकी मैकेनिज्म की जब मैं बात करूंगा कि इसमें जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगा कि पहले जो आपका ROH है बेसिक मीडियम में क्या दे देता है, H+ डोनेट करेगा और OR- का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होगा, OR- का। और OR- कहां अटैक करेगा, जो OR- है बेसिक मीडियम में कहां अटैक करता है, लेस हिंड्रेंस पर, कम त्रिविम बाधा वाले स्थान पर क्या करता है, ये अटैक करता है। ध्यान रखना कि जब हम एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, तो वो क्या करता है, मोर हिंड्रेंस एरिया पे अटैक करता है। और ये कहां करता है, लेस हिंड्रेंस एरिया पे अटैक करता है। ये कहां आक्रमण करेगा कि जहां त्रिविम बाधा क्या है, कम से कम हो, जहां त्रिविम बाधा क्या है, कम से कम है, कोई दिक्कत। इसके बाद में रिंग की ओपनिंग होगी और क्या बना, OR CH3 और O-, और उसके बाद में इसका क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन, OR CH3 और OH। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे भी हमें कैसे प्राप्त होंगे, एंटी ही प्राप्त होते हैं। दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, एंटी ही होंगे। कोई दिक्कत कि अम्ल उत्प्रेरित क्या है और क्षार उत्प्रेरित क्या है। अब देखो हम थोड़ी सी इसमें बात कर रहे हैं स्टीरियो की, जैसे मैंने बात की थी अभी हमने किसकी बात की थी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की थी। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे भी मैं वही स्टीरियो की बात करता हूँ कि जब ये रिएक्शन अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर है, तो ये हमेशा अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से। आक्रमण हमेशा कहाँ से, बैक साइड से ही होगा। अगर वेज पे है तो डैश से, डैश पे है तो वेज पे। अब जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन और लिखते हैं, हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वेज डैश पे ना करके मैं इस बार प्लेन ऑफ द पेपर पे बनाऊं। इस बार मैं क्या बनाता हूं कि जो मेरे ऑक्सीजन है या हमारे जो इपॉक्साइड रिंग को मैं किस पे बना देता हूँ, प्लेन पे बना देता हूँ। रिंग को मैं कहाँ बनाता हूँ, प्लेन पे बनाता हूँ। जैसे देखो, और मैं क्या कहूंगा कि CH3 और H। यहां पे मैं क्या लेता हूं, CH3 एंड H। ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, इस पर किसका, OH का अटैक करेंगे। OH- हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, और जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, वो बैक साइड ही रह जाएगा। वो कहां रह जाएगा, बैक साइड ही रह जाएगा। आगे एसिडिफिकेशन भी करवा दिया मैंने, ध्यान रखना इसका। क्या करवा दिया मैंने, एसिडिफिकेशन की। जो ये बॉन्ड टूटा और टूट के O- होता है, उसको हमने क्या कर दिया, CH3 और H। लेकिन जैसे ही इसने बैक साइड अटैक किया, ये दोनों उठ के कहां चले जाते हैं, आगे की तरफ। इन्वर्जन हो जाता है ना, पिरामिडल इन्वर्जन, भूल गए तो, है ना। देखो क्या होगा कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारा कोई लिविंग ग्रुप है और 3 नीचे ग्रुप है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा, नीचे से अटैक करता है। और जब ये नीचे से अटैक करेगा तो ये तीनों ग्रुप कहां जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ये तीनों ग्रुप कहां जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यही कंडीशन इसमें भी कि जब इस OH- ये बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से उस साइड यूं है, इस साइड और ये उस साइड। तो जैसे ही ये OH अटैक करता है तो ये किस साइड हो जाते हैं, इनका मुंह कहां आ गया, इस साइड हो गया। ये किस साइड आ गए, इस साइड आ गए। तो हम क्या कह रहे हैं
कि रिंग ओपनिंग हमेशा क्या होती है, बैक साइड से अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा कहां से होगा, बैक साइड से अटैक होता है। कोई दिक्कत है? अब एक दो रिएक्शन और है इसमें, वो और देख इनका भी। देखिए हम एक दो रिएक्शंस की और बात करते हैं। देखो अब मैं क्या कहता हूं कि रिंग ओपनिंग हम किससे करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी एक हमारे लिए तो क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी तो हमारे लिए वही है कि न्यूक्लियोफाइल का ही काम करता है। क्या कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हमारे लिए किसका काम करता है, नाभिक स्नेही का ही तो काम करता है। देखो कैसे काम करता है नाभिक स्नेही का। देखो हम बात करते हैं कि हमारी वही रिंग लेंगे और मान लीजिए ये क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड ली हमने, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करूं, RNGX से। तो RNGX में R क्या होता है, नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां, और हमें क्या ऑब्टेन होता है कि RCH3 O और MgX, और हमें क्या ऑब्टेन हुआ, OMgX। और जब इसका हम क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, इससे अल्कोहल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए ये मैंने अल्कोहल बनाने की विधियों में करवा के आया है कि प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण के लिए हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीरेन से रिएक्शन करवाते थे। केवल किससे करवा रहे थे, ऑक्सीरेन से। वहां सब्स्टिट्यूटेड नहीं ली थी मैंने वहां केवल क्या ली थी, ऑक्सीरेन ली थी। ये याद है आपको ये चीज कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को चेंज कर दीजिए। जैसे मैं बात करता हूं C6H5 MgBr की रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊंगा, ऑक्सीरेन से करवाऊंगा, और इसका क्या करवा दूंगा फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, C6H5 CH2 और OH। हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। सेम टू सेम ऐसी कि अगर मैं सर ऑर्गेनोलिथियम से करवाएं, हम किससे करवा दें, इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम से करवा दें, ये तो यार हमारी तो हो गई कि हम क्या कहेंगे कि RLi से करवाएं। हम किससे करवा रहे हैं, RLi से करवाते हैं, तो क्या होगा, और हमें क्या प्राप्त होता है, वही हमारा अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। हमें क्या होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए कि हमने क्या क्या बात की इस चैप्टर में। इस लेक्चर में हमने बात की ईथर के केमिकल रिएक्शन की, ईथर की हमने बात की केमिकल रिएक्शन की, उसकी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। चारों अभिक्रियाओं में हमने सबसे पहले देखी कि ईथर में क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने दोनों रिएक्शन देखी। उसके बाद में हमने बात की कि हमारी जो E3 ऑक्सीजन है, ईथरीय ऑक्सीजन मतलब कि जो ऑक्सीजन के कारण कुछ रिएक्शन थी, जैसे हमारा एक ऑक्सीडेशन था ओजोन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ये किसके साथ, लुईस अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद में हमने देखी कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की अभिक्रिया, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी देखी थी हमने बात की थी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। हेलो अम्लों से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमने दोनों प्रकार की मैकेनिज्म देखी थी। वहां SN1 अभिक्रिया भी देखी थी और SN2 क्रियाविधि भी देखी थी। उसके बाद में हमने बात की और रिएक्शन, जैसे एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, इनके साथ रिएक्शन देखी। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, उनकी अन्य अभिक्रियाओं में हमने दहन अभिक्रिया देखी। और हम बात करते हैं कि हमने फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, इपॉक्साइड में हमने इसके बनाने की विधियां देखी। बनाने की विधियां के बाद में हमने इसकी मैकेनिज्म देखी। और सबसे मेन चीज रिंग ओपनिंग, और रिंग ओपनिंग में 2 मीडियम लेते हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम लेते हैं, अम्लीय माध्यम लेते हैं, तो जो नाभिक स्नेही होता है, जो
नाभिक इस नहीं होता है, वो कहाँ आक्रमण करता है, अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर। क्या उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम कौन सा लेते हैं, क्षारीय माध्यम, बेसिक माध्यम, तो हमेशा आक्रमण कहाँ होता है, लेस हिंड्रेंस एरिया पे, कम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर आक्रमण होता है। ओके, जहां प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये आपकी यूनिट, जो आपकी सेकंड यूनिट थी जिसमें अल्कोहल, फिनोल, ईथर और इपोक्साइड था, वो कंप्लीट हो गई। ओके।